हेलो बच्चों। हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं टॉपिक सॉइल एज अ रिसोर्स। इससे पहले हमने देखा था लैंड डिग्रेडेशन, उसके क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेज हैं, किस वजह से ऐसी चीजें हो रही हैं। सॉइल वैसे तो कहा जाता है कि ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, पर कहना बहुत आसान होता है। रिन्यूएबल रिसोर्स आप कह सकते हैं, लेकिन एक परत जो ऊपर का सरफेस होता है, सरफेस जो सॉइल का होता है, वो इतनी आसानी से नहीं बनता है। हम लिख तो देते हैं कि सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। आप समझिए कि जमीन अगर मेरे पास है, ठीक है, खेत है मेरे पास, अगर एग्जाम्पल है, अगर है मेरे पास, तो मेरे दादा के पास वही खेत रहा 100 साल, फिर मेरे पिताजी के पास वही 100 साल रहा, फिर वो मेरे पास 100 साल है, और फिर वो अगली पीढ़ियों को ट्रांसफर होगा। तो खेत आज के तो बने नहीं है, उनमें कई कई हजार साल से खेती की जा रही है, वो आज के तो है नहीं। तो जब से चीजें शुरू हुई, मिट्टी तो वही है आपकी, भले ही उनके जिसे हम रिन्यूएबल कहते हैं वो बनती है, लेकिन उसके जो बनने की दर है, जो रफ्तार है, वो बड़ी कम है। वो इस तरह नहीं है कि तुरंत बन गई और आपको लगा कि अच्छा इतनी परत मिट्टी आ गई तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जब ऊपर के परत की मिट्टी धीरे धीरे हटना शुरू होती है, तो वो जो फर्टाइल लैंड है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और एक ही जमीन पर आप बार बार खेती कर रहे हैं। जब आप साल में 3 बार खेती करेंगे, 3 से 4 बार, उसमें अलग अलग फसल को बोएंगे, और उसको बोने के बाद प्रॉपर, अब क्योंकि क्या है, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है, तो आप उसमें पेस्टिसाइड्स डालते हैं। वो पेस्टिसाइड्स फिर लंबे समय में जमीन के नीचे जाना शुरू होते हैं, और वो जमीन की हेल्थ को खराब करते हैं। तो जो सॉइल की हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो जब हम बात करते हैं ऑयल एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, बात सही है। लेकिन सोचिए, एक ही जमीन पे आपने 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया, लगातार करते चले जा रहे हैं, तो उसमें फिर क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती चली जाती है। फिर इसीलिए उसमें आप पेस्टिसाइड्स और बाकी चीजें डालते हैं कि वो अपने को रेजुवेनेट कर पाए, अपने को प्रॉपरली ग्रो कर पाए। लेकिन हर बार उतना आसान नहीं होगा, चीजें ऐसी नहीं होती हैं। तो जब हम प्लांट ग्रोथ की बात करते हैं, तो सिंपल सी बात है, उसमें एक पूरा मैकेनिज्म लगता है। जैसे आपने किसी एक जगह पर बीज डाल दिया, तो उसके लिए पूरा मैकेनिज्म वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने बीज डाल दिया आपका काम हो गया। आसपास की जो चीजें हैं वो सब की सब, मतलब आपका पूरा इन्वायरमेंट लगता है, सनलाइट से लेकर के आपने उसमें कितना पानी डाला, पानी की मात्रा ज्यादा है तो भी पेड़ खराब हो जाएगा, पानी की मात्रा कम है तो भी सूख जाएगा। इसीलिए किसी भी चीज को डेवलप करना इतना आसान काम नहीं होता, उसके जो डेवलपमेंट में काफी टाइम लगता है। और सॉइल एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है। लेकिन जब आप बात करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, हवा भी चलती है तो उसके साथ मूवमेंट होता है। ऊपरी हिस्से में कटाव या लगातार कटने की स्थिति देखने को मिलती रहती है। सॉइल एक लिविंग सिस्टम है, जिसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, कितने, फ्यू सेंटीमीटर बनने में। सेंटीमीटर आपका इतना होगा। अब आपका 1 सेंटीमीटर का इतनी सी सॉइल बनने के लिए अगर उसे खोदना है तो आप तो 1 मिनट में ऐसे निकाल लिए, लेकिन वो जो इतनी 1 सेंटीमीटर सॉइल की परत है जिसपे आपका पेड़ आगे बन सकता है, विकसित हो सकता है, जो संभावनाएं हैं, उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। इसीलिए कहना बहुत आसान है कि सॉइल रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट जो टाइम पीरियड है वो काफी ज्यादा है। जब इतना ज्यादा टाइम पीरियड होगा तो उसमें प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी। और जब आप बात करते हैं कि सॉइल किस जगह पर है, अभी हम आगे देखेंगे चैप्टर में, जब डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे किस जगह की सॉइल कैसी है। कहीं पर ब्लैक सॉइल है, कहीं पर रेड सॉइल है, कहीं पर लेटेराइट है। तो अलग अलग जगह अलग तरह की सॉइल पाई जाती है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है क्या, रिलीफ। किस तरह की टोपोग्राफी पाई जाती है, जिस तरह की टोपोग्राफी होगी उस तरह की चीजें अपने आप देखने को मिलेंगी। और जब आप बात करते हैं पेरेंट रॉक की, कि उसका जो बेसिक या बेड रॉक या पेरेंट रॉक कह लीजिए, कि
मिट्टी आपकी ऊपरी परत में है। जब आप पाएंगे कि नीचे एक हद तक खोदना शुरू करेंगे तो वो स्थिति क्या है, ठोस होती चली जाएगी। आप पेड़ भी कभी लगाते हैं तो पेड़ लगाने के लिए आपके पास ऊपरी हिस्सा ही तो होता है। मान लीजिए ये आपका पेड़ हो गया, तो ये जो पेड़ है उसमें जब सॉइल की बात है तो इसकी जड़ें कुछ ही दूर तक तो होंगी, ऐसा थोड़ी ना है कि वो एकदम पाताल तक नीचे तक है, ऐसा नहीं होता। इसकी जो जड़ है उसकी भी रेंज सिर्फ इतनी ही होती है किसी भी पेड़ की या पौधे की, इसी तरह जिसकी जिस हिसाब से हाइट या डेप्थ होती है। तो फिर वही बात आती है पेरेंट रॉक और बेड रॉक की। तो उसी के ऊपर ये जो नीचे आपको दिख रहा है कि जो पेरेंट रॉक जिसके नीचे है उसी के ऊपर सॉइल का एक सरफेस होता है। अब ये जो सॉइल का सरफेस है इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए फिर मृदा का हेल्थ कार्ड आजकल बनने लगा है। सॉइल हेल्थ कार्ड एक स्कीम है, उसके बारे में हम बाद में डिटेल डिस्कशन कर लेंगे कि सॉइल हेल्थ कार्ड क्यों बनाया जा रहा है। जैसे हम अपनी हेल्थ का डिटर्मिनेशन करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी है, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं कहीं पर अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, लीवर, किडनी, यूरिक एसिड, थायराइड और जितना भी है विटामिन B1 से लेके B12 तक सारी चीजों को वहां पर जाकर के हम क्या करते हैं, चेकअप करा लेते हैं। और जब सारी चीजों का चेकअप हो जाता है सब कुछ करने के बाद, तब हम देखते हैं कि आगे हमें कैसे मूवमेंट करना है, ये चीजें कंफर्म करनी होती हैं। तो जब आप बात करते हैं फिर क्लाइमेट की, क्लाइमेट हर जगह अलग अलग देखने को मिलता है। क्लाइमेट की अगर आप बात कर रहे हैं तो जो भी जगह है वहां के टेम्परेचर क्या है, वहां पर सूर्य की रोशनी कैसे पड़ रही है, वहां की सारी चीजें कैसी हैं, उसके हिसाब से तय होता है कि आगे क्या होगा। तो हम बात करते हैं क्लाइमेट की, हर जगह की क्लाइमेट अलग है, वहां पर मिट्टी अलग होगी। अब मान लीजिए ये आपका पर्वत है, तो जो पर्वत है उस पर्वत में जो इधर के चीजें हैं, ठीक है, मान लीजिए मृदा की बात कर रहे हैं अगर हम, तो ये जो पर्वत है इसके ऊपर जो मृदा है और यहाँ पर जो पेड़ ऐसे करके निकलेगा तो उसकी जो क्वालिटी है अलग है, क्योंकि उसके पीछे क्या होगा पेरेंट रॉक या बेड रॉक होगा। अभी यही चीज हमने पढ़ा कि पेरेंट रॉक और बेड रॉक, कि इसके ऊपर सॉइल होती है, जो अपर सरफेस सॉइल है हम उसको सॉइल में कैलकुलेट करते हैं, बाकी जो नीचे की चीजें हैं वो उसमें नहीं आती, वो पेरेंट रॉक में आएगी। तो जैसा आपका पेरेंट रॉक होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी जो अपर सरफेस ऑफ सॉइल है वो चेंज हो जाती है। आपको ये ध्यान देना, अपर सरफेस ऑफ सॉइल चेंज हो जाती है क्योंकि हर जगह का पेरेंट रॉक या बेड रॉक अलग है। अब पेरेंट रॉक क्यों अलग है, क्योंकि जो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं। अब आप अगर बात करें ऐसी जगह की जो बर्फ के नीचे परमानेंट दबी हुई है तो वो एक अलग तरह की स्थिति में है। और जब आप ऐसी बात करते हैं कि मान लीजिए मैदानी क्षेत्र है, तो जो मैदानी क्षेत्र में है तो वहां का जो टेम्परेचर है, वहां का जो क्लाइमेट है, वहां की जो स्थिति है वो पूरी तरह से अलग है। तो उसके पेरेंट रॉक के ऊपर पाई जाने वाली जो भी आपकी सरफेस ऑफ सॉइल है वो डिफरेंट होगी। और वही चीज हिमालयन रीजन में अलग होगी, वही ग्लेशियर के लेवल पे अलग होगी। तो फिर जब हम कंट्रीज में भी बात करेंगे, नॉर्थ अमेरिका की सॉइल, साउथ अमेरिका की सॉइल, फिर अफ्रीका की सॉइल, तो हर जगह की जो सॉइल है वो भी डिफरेंट देखने को मिलती है। ये समझने वाली बात है। जब हम बात करते हैं वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम, वेजिटेशन के हिसाब से कैसे चेंज हो जाती है, अब आपको ये समझना होगा कि दोनों में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। जैसे एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, दूसरे के बिना पहला नहीं हो सकता। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब बहुत सिंपल सा होता है कि जब हम बात करते हैं वेजिटेशन की, हर जगह जो पत्तियां हैं वो इन्वायरमेंट के हिसाब से हैं। जैसे बर्फीले इलाकों में नुकीली पत्ती, जो भी पत्तियां हैं उसका आकार नुकीला है, क्यों है कि बर्फ पड़ेगी वो उस पर टिकेगी नहीं, अपने आप गिर जाएगी। अब वही रेगिस्तानी इलाके में बात करें तो वहां पर जो भी चीजें हैं वो डिफरेंट होंगी, चाहे वो कैक्टस है या जो भी आपकी झाड़ियां हैं वो सारी चीजें अलग होंगी। और जब आप इससे अलग बात करते हैं मैदानी क्षेत्र में तो वहां के पेड़ अलग होंगे। उसके अलावा जब आप मैंग्रोव पेड़ों की बात करते हैं जो समुद्र में एक रोधिका का काम करते हैं,
जब समुद्र से आने वाला चक्रवात अंदर के हिस्से में जाता है तो वो एक रोधिका का काम करते हैं उसे रोकने का, उसे जो भी चक्रवात आ रहा है उसको रोकते हैं। तो हर जगह की जो आपकी प्राकृतिक वनस्पति है उसके आकार, प्रकार, वितरण सब में अंतर देखने को मिलता है और उसके अकॉर्डिंग आपकी सॉइल होती है। तो सॉइल के अकॉर्डिंग पेड़, पेड़ के अकॉर्डिंग सॉइल, तो एक दूसरे से इनका कोरिलेशन आपस में बन जाता है। इसी को सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब आप ऐसे कह सकते हैं कि हर जगह की वेजिटेशन के अकॉर्डिंग सॉइल है या सॉइल के अकॉर्डिंग वेजिटेशन है, लगभग बात एक ही पड़ेगी, आप किसी भी तरफ से कहें, क्योंकि इनके जो फॉर्मेशन के फैक्टर्स हैं वो लगभग लगभग एक आएंगे, क्योंकि फॉर्मेशन का फैक्टर क्लाइमेट हो रहा है, वो पर्टिकुलर इंटिटी नहीं हो रही जिसके बारे में बात की जा रही है। उसके अलावा नेचर के वेरियस फोर्सेस होते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर बहुत सिंपल सी बात है। अभी वही चीज मैंने बताया कि यहाँ पर आप सॉइल और किसके कंटेक्स्ट में देख रहे थे, वेजिटेशन, वेजिटेशन ऊपर सॉइल नीचे, तो जो वेजिटेशन और सॉइल के कंटेक्स्ट में देख रहे थे उन पे ये सारे फैक्टर्स बराबर काम करेंगे। जैसे आप बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के हिसाब से चीजें परिवर्तित होती हैं। इस तापमान का ये असर है कि इसके अनुसार ही व्यक्ति भी ढल जाता है। अगर आप पूरे इंडिया रीजन की ही बात करें तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंशिएशन है वो ऐसे नहीं आता है, वो उस टेम्परेचर की वजह से आपके जो रहने का तरीका है वो पूरी तरह से डिफरेंट हो जाता है। आपको ये समझना होगा कि जो भी अकॉर्डिंग टेम्परेचर का है उसके हिसाब से चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। टेम्परेचर के साथ साथ हमें ये देखना होता है कि उसकी वजह से चेंजेस क्या आ रहे हैं। अगर टेम्परेचर है, टेम्परेचर जितने भी डिग्री पे हो, वो ज्यादा हो या कम हो, तो उसी हिसाब से आप देखेंगे उस जगह का रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार, संस्कृति सब कुछ ढलता चला जाता है। ये टेम्परेचर की पावर है। अब आप अरब देशों की बात करें तो वहां पे जो बुर्का पहनने का कॉन्सेप्ट था वो इसलिए था क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों में ज्यादा तेज आंधियां चलती हैं और उसमें बालू होता है। तो अगर आप अपना सिर और ये पूरा फेस, जैसे गर्मी में लोग बांधते हैं, अगर आप 50 डिग्री टेम्परेचर में अपना पूरा चेहरा खुला रखेंगे तो संभवतः आप झुलस जाएंगे, आपकी स्किन जल जाएगी, उसके बाद आपके बालों में पूरी बालू भर जाएगी और आपका जो पूरा फेस स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होगा। तो वहां पे तब वो कॉन्सेप्ट आए थे। अब हालांकि चीजें बदल गई, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया वहां भी वो स्थिति अब तक बदली नहीं है। तो जो आपके कपड़े भी हैं वो पूरी तरह किस पे आ जा रहे हैं, टेम्परेचर पे। तो जब कपड़े बदलेंगे, क्योंकि आप अपना पहनावा, ठंडी है तो आप ज्यादा पहनने लगते हैं, गर्मी है तो आप थोड़ा कम पहनने लगते हैं, तो ठंडी गर्मी के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। अब इसमें एक चीज और आ जाती है, आपका व्यक्ति ह्यूमन चेंज हुआ टेम्परेचर से। अब ह्यूमन के चेंज होते ही वहां का जो रहन सहन का तरीका है वो बदलेगा। क्यों बदलेगा? जहां पर बर्फ पड़ती है वहां पर घर का स्ट्रक्चर अलग होगा, जैसे इग्लू बना हुआ है तो वहां का स्ट्रक्चर अलग होगा क्योंकि बर्फ पड़ रही है। अब आप नॉर्मल जगह पे अगर बर्फ कर लें, मतलब ऐसा घर बना लें ओपन स्ट्रक्चर का, और बर्फ ज्यादा पड़ रही है तो रोज आपकी क्लीनिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जहां बर्फ पड़ रही है वहां अलग स्ट्रक्चर है, जहां नहीं पड़ रही वहां अलग स्ट्रक्चर है। टेक्नोलॉजी भी क्लाइमेट की वजह से इनोवेट होती है। इन्वेंशन भी जो होते हैं, कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता पड़ने लगती है तब आविष्कार होने लग जाते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसी बात है? वो ऐसी बात है कि इंसान जरूरत से हर काम करता है, उसकी जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती जाती हैं वो काम करना शुरू कर देता है। सिंपल सी लैंग्वेज में, आपको रोज कहीं बहुत दूर, मतलब देश में, इसीलिए हमारे देश में ज्यादातर काम जुगाड़ से होते हैं। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वहां जाने के लिए अगर आपको रोज 20 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है तो आप धीरे धीरे पहिए का आविष्कार कर ही लेंगे। ठीक उसी तरह जहां पर कोल्ड क्लाइमेट है
वहां के, जैसे एक बात कही जाती है ना कि जो उष्णकटिबंधीय लोग हैं, जो ट्रॉपिकल कैंसर के लोग हैं, वो घोर आलसी होते हैं। मतलब हमारे यहाँ जो ये जितने भी यूपी बिहार राजस्थान वाले हैं, ये जो दोपहर में सोने वाली प्रथा है, भात चावल जो खा पी के, कि आपने दाल चावल या पनीर चावल खा के आप लंबा सो गए, ये प्रथा बेसिकली इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो गर्म होता है, और गर्म टेम्परेचर व्यक्ति को आलसी बनाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में स्वेटिंग ज्यादा होती है। नॉर्मल कंडीशन में जब आपकी स्वेटिंग ज्यादा होगी तो आप अपने आप एक ऐसे मोड में रहेंगे जहां पे आप लेथार्जिक फील करेंगे। उसके अपोजिट अगर इंडिया की ही बात करें तो जब आपका ठंड का मौसम आता है तब आपको चीजें दूसरे ढंग से मैनेज करनी पड़ती है। तो पहला इंपैक्ट टेम्परेचर का सीधा बॉडी पे पड़ता है, बॉडी से आसपास के जो कपड़े रहन सहन बदलता है, उसके बाद फिर आप कुछ ना कुछ नया इनोवेट करने की कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चला गया। क्लाइमेट को अगर सॉइल से हटा के और डिफरेंस जगह में लेके चले जाएं, डिफरेंट प्लेसेस में, तो क्लाइमेट की वजह से जब आप और ज्योग्राफी में डीप स्टडी करते हैं तो वहां कहा जाता है कि जो आपके वेस्टर्न जोन के लोग हैं, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं, और जो यूरोपियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज के लोग हैं, एशियन कंट्रीज के लोग आकार और ढांचे में कमजोर होते हैं इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज। ये दोनों डिफरेंस अक्सर देखने को मिलता है कि वेस्टर्न कंट्रीज के लोग थोड़ा ज्यादा पावरफुल होते हैं। और फिर इन टर्म्स ऑफ पावर का मतलब वही है क्योंकि वहां कंडीशंस हार्श हैं, तो जितनी कंडीशंस हार्श हैं आप उतना ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, क्योंकि आपको कोप अप करना पड़ता है डेली लाइफ के सर्वाइवल के लिए। और जैसे जैसे आप कोप अप करने लगते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ अपने आप बनती चली जाती है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप चीजों को छोड़ देंगे और अपने आप वो हो जाएगी। आपको धीरे धीरे अपनी लिमिट्स को पुश करना शुरू करना होता है। अगेन, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर। पानी वो सक्रिय तत्व है, वो एक्टिव एलिमेंट है कि आप इसको कहीं भी छोड़ दीजिए, ये चीजों को इस हद तक काट सकता है कि मतलब पानी आप कहीं भी छोड़ दीजिए, पत्थर हो या कुछ भी हो, वो धीरे धीरे अपनी कटान करते हुए जगह बढ़ाता चला जाएगा। और जब वो सॉइल के कंटेक्स्ट में बात होती है तो या तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी कि पानी ज्यादा है उस जगह पर, या और दूसरी समस्याएं होने लगेंगी। तो ऐसे में आपके जो विंड हैं और ग्लेशियर्स हैं, मतलब जो हवा चल रही है, उसकी वजह से आपका जो अपर सरफेस ऑफ सॉइल है वो चेंज होने लगता है। जब ग्लेशियर्स की बात करते हैं, ग्लेशियर का मतलब सिंपल सा है, क्योंकि जहां पर परमानेंट बर्फ से ढका हुआ इलाका है तो वहां पर जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि टाइम कितना मिलेगा उसको ग्रो करने का जब बर्फ नहीं होती। गर्मी में जब बर्फ पिघल जाएगी तभी वहां पर वेजिटेशन डेवलप हो पाएगा, और जब ठंड है तो अपने आप वेजिटेशन डेवलप नहीं होगा। ये स्थिति देखने वाली बात है। अब हम बात करते हैं एक्टिविटीज ऑफ डीकंपोजर्स। डीकंपोजर का सिंपल सा मतलब है आपके सॉइल के नीचे जो भी डीकंपोजर्स रहते हैं वो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, उससे नाइट्रोजन मिलता है और उससे आपकी फसल बढ़िया होती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को तय करते हैं। सॉइल को बनने के लिए ये सारे फैक्टर्स हेल्प करने का काम करते हैं। केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस होते रहते हैं लगातार। जब भी आप बात करते हैं, चाहे ये अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक है, उसके बाद सबस्ट्रेटम दिया है, उसके बाद सब सॉइल है और ऊपर का हिस्सा सॉइल है। हमारा जो ज्यादा काम होता है ये इस ऊपरी हिस्से में ही होता है, जिसे हम टॉप सॉइल या अपर लेयर ऑफ सॉइल कहते हैं। और इस लेवल पर चेंजेस आने के बाद जब हम बात करते हैं किसी भी लैंड के बैरन हो जाने की या फर्टिलिटी लॉस हो जाने के, तो उसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि चीजें यहां से नीचे होते हुए चली जाती हैं। चले जाने का मतलब क्या है? नीचे जाने का मतलब सिंपल सा है कि जैसे हमने ऊपर से पेस्टिसाइड्स डालना शुरू किया, तो जब वो पेस्टिसाइड्स है वो ऐसे 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 होते हुए वो नीचे को जाता है। जैसे हम कहते हैं कि पानी में से जब सारे तत्व हम निकाल नहीं पाते हैं, तो जब निकल नहीं पाते वो तत्व, तो क्या होता है, उन तत्वों के न निकलने के कारण ही वो सीधे पानी में गहराई तक
जाने लगते हैं और वो जितना ज़्यादा पानी में गहराई में जाते हैं वो नीचे तक चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं। और जब एक परमानेंट लेवल बन जाता है, एक परमानेंट लेवल नीचे तक ये चीज़ें फिल हो जाती हैं, तो एक परमानेंट लेवल हो जाता है कि जहाँ से फर्टिलिटी पूरी तरह खत्म हो जाती है। अब वहाँ पर आप खेती नहीं कर पाएंगे, उर्वरता खत्म हो गई है, क्योंकि आप वहाँ कोई भी चीज़ लगाएंगे तो बंजर ज़मीन में वो उगेगी ही नहीं। और खेती में सीधी सी बात है कि हर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। जो भी हमारा पेस्टिसाइड्स और बाकी चीज़ों को इस्तेमाल करने का रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि हम जो भी प्रोडक्शन है उसको तेजी से बढ़ा पाएं, और कोई विकल्प नहीं होता है। इसी कंटेक्स्ट में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को लेकर भी काम चल रहा है। जहाँ तक मुझे सही से याद है कि सिक्किम राज्य ऐसा है जहाँ पर शायद फुली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, देखना पड़ेगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बेसिक सा यही फर्क है कि सारी चीजें रसायनों से मुक्त करके पैदा की जाती हैं, ऑर्गेनिक ढंग से, नेचुरल ढंग से। लेकिन उस ऑर्गेनिक में जो प्राइसिंग है वो हाई आती है, क्योंकि जब किसी चीज की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो उस हिसाब से उसका प्राइस कम होगा, और अगर किसी का प्रोडक्शन बहुत कम है तो उसका प्राइस हाई होगा। तो जब ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो उसमें प्रोडक्शन बड़ा कम होता है, तो जब प्रोडक्शन कम होगा तो उस हिसाब से क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, डिमांड एंड सप्लाई, जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे। जब हम बात करते हैं फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी के बनने के लिए क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हम बात करें कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस तरह से ये सारी चीजें डिवाइड होती हैं और फिर उसी हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है। जब हम कलर की बात करते हैं तो हर जगह का जो कलर है वो अलग है। जैसे अगर आप यूपी से एमपी साइड जाते चले जाइए, आपको कलर लाल रंग का मिलने लगेगा, वो लाल मिट्टी मिल जाएगी। वो लाल कलर जो आपको दिखेगा वो प्रॉब्लम करता है, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस वो स्लिपरी होता है बहुत ज्यादा। और जब वो स्लिपरी है तो ज्यादा स्लिप करेगा, उसमें गाड़ियां भी स्लिप होंगी, तो उस हिसाब से आप उसमें जिन चीजों की खेती नॉर्मल करना चाहते हैं वो नहीं होगी। कहीं की जो मिट्टी है वो थोड़ा पथरीली या कंकरीली है तो उसमें जो पानी सोखने की क्षमता है वो वैसी नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में जो खेती होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? मैदानी क्षेत्र में खेती ज्यादा होने का जो कारण है वो सिर्फ इतना सा है कि वहां की जो आसपास की मृदा है उसमें उर्वरता ज्यादा होती है, पानी वो अच्छे से सोख सकती है और गहराई तक जाता है, मतलब पानी गहराई तक जा सकता है, तो उसकी वजह से जो आपका प्रोडक्शन है वो ज्यादा होता है। थिकनेस की बात कर लें, अगर उसकी मोटाई कम होगी, जो थिकनेस का लेवल है, मान लीजिए ये आपका सरफेस है, सरफेस के बाद आपको नीचे जाना है, अगर प्रॉपर थिकनेस नहीं है तो वो उस चीज को होल्ड नहीं कर पाएगा। मान लीजिए बहुत पतली लेयर है सॉइल की और आपने उसमें किसी चीज को लगा दिया, तो अभी वही बात जो मैंने डायग्राम दिखाया था कि नीचे जो जड़ है वो उतना फैलने की उनको जगह ही नहीं मिलेगी। अब आपको बरगद का पेड़ लगाना है तो आपको उतनी जगह चाहिए, आप छोटा पेड़ लगाना है लगा दीजिए। अमरूद का पेड़ है उसकी जड़ अलग है, आम का पेड़ है उसकी जड़ अलग है। तो अगर आप सारे पेड़ों को देखेंगे जो आपके आसपास है तो उनकी जड़ों को देखिए कि वो कितने में फैले हुए हैं। तो अगर थिकनेस बहुत कम है तो जो बड़े पेड़ हैं वो सस्टेन नहीं करेंगे, वो अगर लग भी जाएंगे तो वो गिर जाएंगे, क्योंकि उनका वेट ज्यादा है, नीचे सॉइल में उतनी पकड़ ही नहीं है, बॉन्डिंग ही नहीं है, उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसी कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं टेक्सचर की, किस तरह का है और उसकी एज कितनी है, मतलब उसका जो कंटेंट बेसिकली कैसा है और उसकी एज वो कितने साल पुराना है या कैसे काम कर रहा है। साथ ही उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। इसीलिए हम सॉइल हेल्थ की जांच करते हैं, क्यों करते हैं? जिससे हमें लगातार उसकी जितनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो पता चल सके और उस हिसाब से काम हो सके। तो आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल इंडिया में कितनी है,
हमने अभी देख लिया टेक्सचर, एज, थिकनेस, इन्हीं के अकॉर्डिंग बेसिकली कहाँ क्या कलर है और बाकी चीजों को देखना होगा। और यहाँ पर कोशिश मेरी यही होती है कि हर व्यक्ति चीजों को समझे, रटे नहीं, समझने के बाद उसे डेली लाइफ में अप्लाई करे, अप्लाई करने के बाद वो अपने पेपर के फॉर्मेट में उन चीजों को तैयार करे। किसी चीज को समझना एक अलग चीज है, उसको सही शब्दों में रख पाना एक अलग चीज है। हो सकता है आपकी भावनाएं अच्छी हों लेकिन आप उसे सही से एक्सप्रेस ना कर पाते हो सकता है आपके पास नॉलेज ज्यादा अच्छा हो लेकिन आपकी राइटिंग खराब हो। जैसे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है तो मैं कितना भी ज्ञान ले लूं और अगर लिख दूंगा तो मुझे पता है कि उस एक्सप्रेशन के बाद मेरा कितना अच्छा नंबर आने वाला है। समझने वाले समझ गए होंगे, सार्केज्म है। तो बेसिकली आपकी राइटिंग मैटर करती है। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशंस मैटर करते हैं। आप उस एक्सप्रेशन में चीजों को लिख सकते हैं प्रॉपरली, आप उन चीजों को लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको आता कितना है ये नहीं मैटर करता, लेकिन आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो पता है। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि बैक बेंचर्स आगे निकल जाते हैं जिंदगी की रेस में और टॉपर्स पीछे रह जाते हैं जब बात जिंदगी की आती है, क्योंकि जीवन सीधा नहीं है, ये पूरा एक पहेली है और यहाँ पर कोई सीधा प्रश्न पत्र नहीं आता है। यहाँ हर चीज टेढ़ी मेढ़ी है। क्यों? आपको उसके हिसाब से विजडम जनरेट करना पड़ता है। अगर आपको पेपर में नंबर चाहिए, नॉलेज गेन करना अलग चीज है, पेपर में नंबर लाना अलग चीज है। तो आपका पर्पस पहले नॉलेज को गेन करना है लेकिन पेपर में नंबर लाना भी है। ऐसा नहीं है कि मुझे नॉलेज तो सारा है लेकिन पेपर में मेरा नंबर नहीं आता, मेरे पास इनपुट सारे हैं मैं आउटपुट नहीं दे पा रहा। क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम है, बहुत से बच्चों में होता है कि उनको आता ज्यादा है, वो इंट्रोवर्ट होते हैं लेकिन वो उसे ना एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना बता पाते हैं, ना लिख पाते हैं। वास्तविकता में जब आंसर लिखे जाते हैं तो उन्हें सही शब्दों में लिख पाना बहुत बड़ा काम होता है। अगर वो चीज आ गई, वो एक कला है, वो एक आर्ट है, कुछ बच्चों को आती है, नेचुरल होती है। उसका एक रीजन ये भी है कि कुछ बच्चे नॉवेल्स पढ़ते हैं, अलग तरह की बुक्स देखते हैं। कुछ कंटेंट भी जब आप कंज्यूम करिए तो कुछ ऐसा करिए जिसमें थोड़ा बेनिफिट हो। तो जब चीजें हैं जैसे टेडेक्स के इंटरव्यूज वगैरह हैं, आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आप वहां जा सकते हैं, या और भी अलग अलग तरह की चीजें हैं जिससे आपको थोड़ा हेल्प मिले तो आपके ब्रेन रिफ्रेश रहता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि चीजों को प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में लिख करके उसके नंबर आप कैसे ला पाते हैं ये आप तय कर पाए। और दूसरी चीज या आखिरी चीज कहूं, कुछ चीजें इसमें आपको रटनी ही पड़ेगी, हर चीज आप समझ के काम नहीं चला सकते। जहाँ सॉइल्स की बात है वहां पे इसके क्या फैक्टर्स हैं, कहाँ टेक्सचर है, कहाँ एज है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या है, बाकी चीजें क्या है, वो आपको एक सेटअप वे में पढ़ना ही पड़ेगा, उससे आप नहीं बच सकते, वो आपको याद करना होगा। तो मेरे हिसाब से ये सेशन कंप्लीट हुआ, ये क्लास कंप्लीट है। अब अगला क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स हम इसके बाद कंप्लीट करेंगे।